2024 में 2.5%, दैट्स वेयर वी कंक्लूडेड द लास्ट फिस्कल ईयर, और इस साल जैसे आपको मालूम है अनाउंस 2.7% ग्रोथ फॉर 2025। तो ये ग्रेजुअल रिकवरी है एंड फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इज द राइट वे टू गो अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ, because the last thing, all of you have been covering Pakistan for the longest time, the last thing we want to go is through another round of boom and bust cycle. इसी तरह जो global inflation थी, तो inflation has been a fantastic story for Pakistan. 6.8% global inflation 2023 में, वो 2024 में 5.7% आई, और 2025 के जो हदफ हैं वो 4.3% है in terms of CPI inflation. अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन या CPI इन्फ्लेशन ये 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में। पिछले साल तकरीबन इस वक्त जब हम उस वक्त ही बैठे थे जो 23% के करीब थी, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स 4.6%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नए माली साल के बजट से पहले हुकूमत ने रवां माली साल का इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यह वाज़ेह किया गया कि किन शोबों में हुकूमती पॉलिसीज़ ने मुस्बत नताइज दिए हैं और किन शोबों में अहदाफ हासिल नहीं हो सके। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश की और उन्होंने ये दावा किया कि गवर्नमेंट ने मईशत को दुरुस्त समत में डाल दिया है, इस्तेहकाम की जानिब पेश रफ्त हो रही है, महंगाई पर काबू पा लिया गया है और करंट अकाउंट खसारा अब सरप्लस में तब्दील हो चुका है। अफराती ज़र में नुमाया कमी आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है, जबकि तालीम, सेहत, IT और कंस्ट्रक्शन जैसे शोबे अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहे। नाज़रीन, इक़्तिसादी सर्वे में ये बताया गया कि मईशत की मजमूई शरह नमू अपने मुकर्ररा हदफ से पीछे रह गई है। 3.6% के हदफ के मुकाबले में ये सिर्फ 2.68% रही। और अगर ज़राअत, सनत और ख़िदमात के शोबे की बात करें तो अपने तयशुदा टारगेट्स पूरे करने में ये शोबे नाकाम रहे। दिलचस्प और बज़ाहिर मुतज़ाद बात यह है कि जहां हुकूमत महंगाई के 28% से कम होकर 4.5% तक लाने का दावा कर रही है, वहीं हालिया दिनों में आलमी बैंक की एक रिपोर्ट ने तशवीशनाक मंजरकशी की कि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में ख़तरनाक हद तक इजाफा है। मुल्क की 44% आबादी, तकरीबन 10 करोड़ अफराद खित्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है खुसूसी तौर पर इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से, चूँकि कल बजट पेश किया जाएगा, पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब जो रेगुलर पैनल का हिस्सा हैं, शहबाज राना साहब ने आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया, अरशाद अंसारी साहब ने और आमिर नवीद साहब ने। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। शहबाज राना साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब इक़्तिसादी सर्वे में जो तवक्कुआत थी, आपको लगता है कि उसके मुताबिक अदाद शुमार रहे? और अगर कारकर्दगी की, मुआशी कारकर्दगी की बात की जाए तो इस इक़्तिसादी सर्वे को मद्देनज़र रखते हुए कैसी रही, किस तरह से आप इसको देखेंगे? शहबाज राना साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब पिछले साल इन्हीं दिनों में हम जो बजट था इस हुकूमत का वो पेश हुआ था, उसको डिस्कस कर रहे थे, और जो इकनॉमिक सर्वे लॉन्च हुआ था उस वक्त एक बहुत ही एक बुरी सूरत हाल थी पाकिस्तान के दिवालिया होने की। उस वक्त भी बात हो रही थी, गैर मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे वो काफ़ी नहीं थे, और IMF के साथ जो बातचीत थी वो हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। ये वजह थी कि एक बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने गालबन 12 जून को दिया, और फिर जो नेशनल असम्बली के बजट पास करने से पहले एक और बजट पेश हुआ था 27 या 28 जून को। उसके बाद IMF एग्री हुआ और आप एक प्रोग्राम के अंदर चले गए, जो प्रोग्राम में भी चल रहा है। तो अगर हम एक साल पहले से कंपेयर करें तो इकोनॉमी के अंदर जो एक दिवालिया होने की बात हो रही थी वो आज आपको नजर नहीं आ रही। दो जो अचीवमेंट्स है गवर्नमेंट के वो उसके क्रेडिट पे जाती हैं। एक तो जो आपका गैर मुल्की आपकी जो अदायगियों का तवाज़ुन है उस तरीके से खराब अब नहीं है। ये बात ठीक है कि हमने दरामदात को रोक कर काफी हद तक जो खसारे पे काबू किया है, लेकिन नंबर्स ये बता रहे हैं कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल सेक्टर आपका जो है वो इम्बैलेंस नहीं है, वो सरप्लस के अंदर है, जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर जो दबाव एक साल पहले था वो वाला दबाव अब नहीं है, क्योंकि यही सबसे बड़ा आपका चैलेंज होता है। थोड़ी सी पेमेंट्स ऊपर नीचे हो तो साथ ही दिवालिया होने की जो बात है वो शुरू हो जाती है। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट के पॉजिटिव अकाउंट में जाती है वो महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है, वो जिस तरीके से पिछले 2 साल में जो रफ्तार थी वो बहुत ही ज्यादा थी और लोगों के लिए बहुत मुश्किलात थी।
अब वो रफ्तार नेचुरली आपके सामने नंबर, आप उसको डिस्प्यूट तो कर सकते हैं, डिबेट तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि उसी बेस के ऊपर जिसके ऊपर 30% या 23% इन्फ्लेशन रेट था, इस दफा आपका लेस देन 5% है, तो ये उनके क्रेडिट के ऊपर चीज जाती है। जहां पे कमजोरियां हैं अभी भी हैं और पहले से ज्यादा वाज़े तौर पर वो सामने आ रही हैं। जो जीडीपी ग्रोथ का एक नंबर है वो 2.7% हो या 2.2% हो, वो क्रेडिबल नहीं है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो क्रिटिकल थे वो इसी चीज के ऊपर थे कि आपका नंबर ही जो है वो रिलायबल नहीं है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि जो डाटा गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया है, जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी छपा, उससे पहले पिछले महीने नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने वो नंबर्स अप्रूव किए, वो वही नंबर्स एक दूसरे को निगेट कर रहे हैं। तो जब उस निगेशन की तरफ जाते हैं तो क्रेडिबिलिटी आ जाती है। ये वजह थी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर के लहजे के अंदर आपको उस किस्म की उनकी क्लैरिटी नजर नहीं आई। जब उनसे ये सवाल हुआ कि नंबर आपका क्रेडिबल नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि डाटा है, हुकूमत का डाटा, मैं तो उसको डिफेंड करूंगा। यहां तक तो उनकी बात ठीक थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई और काउंटर नंबर्स है तो हमारे सामने रखिए, हम उसको देखेंगे। फिर उन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाने की भी बात की। तो इसका मतलब है कि उनको भी अंदर से पता ये नंबर ठीक है नहीं है। मेरी जो जराए से जो बात हुई थी उसमें जब ये नंबर अप्रूव हुआ उस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इसको बड़ा उसको सस्पिशियसली देखा था, और फिर प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक भी ये बात रेज हुई कि नंबर ठीक है या नहीं है। सेकेंडली, जहां पे इनकी कमजोरी अभी भी रहती है वो है आपका जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से गैर मुल्की सरमायाकारी। वो जो अहदाफ थे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हर लिहाज से इनके जो अहदाफ थे वो अचीव नहीं हुए। एक और जो चीज इनके डिस्क्रेडिट में जाती है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का पर्सनली फोकस है, हर हफ्ते वो मीटिंग चेयर करते हैं, ये डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, इस्लाहात की बात करते हैं, उसके बावजूद 1030 अरब का शॉर्टफॉल आ चुका है। इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने ज्यादा बात नहीं की। डेट की जो सूरत हाल थी ओवरऑल उनका ये ख्याल है, उन्होंने कहा कि अब हम डेस्परेट बारोअर नहीं रहे, हमने इस साल 1000 अरब का जो कर्ज है वो वक्त से पहले हमने वापस किया है। तो ये उनका ये एक सिग्नल है मार्केट्स के लिए कि हम अब उस तरीके से एक डेस्परेट बारोअर नहीं है, हमें अपनी जरूरत के मुताबिक जो जितना कर्जा लेना होगा वो हम लेंगे। फिस्कल डिसिप्लिन उन्होंने दावा किया कि हमने अचीव कर लिया है। सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी इस हवाले से जब बात की कि जी हमारा जितना हम खर्चों के ऊपर कंट्रोल कर सकते थे, जितनी कटौतियां कर सकते थे हमने कर ली हैं, अब इस साइड के ऊपर गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप नटशल में देखें जो क्रक्स है, एक मिक्स्ड पिक्चर है, एक डेस्परेशन की सूरत हाल नहीं है। लेकिन जो आपने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सरकारी नंबर जो अदादो शुमार है उसके गुर्बत के, वो 2019 के बाद अवेलेबल ही नहीं है। इवन के जो जिस वर्ल्ड बैंक के नंबर को आप रेफर कर रही हैं 44.7%, वो जिस $4.2 के ऊपर निकाला गया, उसको आज के आप एक्सचेंज रेट के ऊपर ट्रांसलेट करें तो 1200-1250 रुपया बनता है, जो कि हमारा मिनिमम इनकम लेवल है उससे भी कम है। तो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक नंबर है नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस वाले से कहा कि वर्ल्ड बैंक ने ये जो सारी बेस रिवाइज की, हम इसको देखेंगे, हमारे पास अभी रिपोर्ट नहीं आई। इसके साथ ही बेरोजगारी का जो दूसरा नंबर ये टैक्सेस के हवाले से किन शोबों में लगने जा रहा है, किन कहाँ छूट हो रही है? क्योंकि ये बातें भी सुनने में आ रही थी कि ये तो खैर शुरू से होता है, टैक्सेस इस्लाहात पर बात होगी, काम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। और फिर जब एंड में उसका आउटकम आता है तो यही पता चलता है जी इस मद में भी रह गए, और वो फिर एक ही तबका जो है वो कुर्बानी का बकरा बनता है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और किन शोबों पर टैक्सेस लग सकता है? जी, देखिए, कोई हुकूमत के पास नई कोई ऐसी बेस नहीं है, नया कोई एरिया नहीं है जहां पे जाके ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई जो टैक्स लगा के वहां से कलेक्शन अपनी करेंगे। आज आके जो एग्जिस्टिंग बेस है उसी के ऊपर नंबर क्रंचिंग करते हैं, रेट्स को ऊपर नीचे करते हैं। इनके पास लगता है कि अब आइडियाज भी नहीं रहे। दो ये प्रपोजल जो आईएमएफ के पास लेके आए थे, जिसपे पिछले हफ्ते तक तो आईएमएफ ने माना था, आई डोंट नो अबाउट द लेटेस्ट पोजीशन। एक प्रपोजल ये था कि जितने भी आपके मूवेबल एसेट्स हैं, आपके जो असासे हैं, जैसे आपका बैंक में कैश पड़ा हुआ है, आपके पास गोल्ड है और मूवेबल एसेट्स है, उनके ऊपर 1% या कोई भी उसका जो रेट हो, एक वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए, कैपिटल वैल्यू टैक्स के नाम से। अब आईएमएफ कह रहा है जी कि आप आमदन को टैक्स करें, असासों को टैक्स करने का कौन सा तरीकेकार है? इसी तरीके से एक दिन का जो चूजा होता है मुर्गी का, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि 5% फेल एक्साइज ड्यूटी लगा दें। फिर एक प्रपोजल ये भी है, पता नहीं कल ये होता है या नहीं होता, हम सिर्फ प्रपोजल की हद तक बात कर रहे हैं कि जो प्रोसेस फूड है, जिसमें आपके चिप्स पे आ जाते हैं, आपकी आइसक्रीम है, आपके बिस्किट्स हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, उनके ऊपर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए। फिर इंपोर्ट के हवाले से एक प्रपोजल इनका ये था, अभी इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगे हुए हैं विद होल्डिंग। एक इनका प्रपोजल ये था कि 2.5% एक नया टैक्स लगा दिया जाए विद होल्डिंग का, जिस टाइम पे एक जो बैंक है इंपोर्टर के बिहाफ के ऊपर
बाहर एक अदायगी करेगा, उसकी जो इंपोर्ट की हुई चीज उसकी जो कीमत अदा करेगा उसका 2.5% वहां से एक विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा कर लिया। तो इस किस्म के इनके पास प्रपोजल्स हैं, आउट ऑफ बॉक्स इनके पास सोल्यूशन नहीं है। सूबों का जो एक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का है वो सूबाई मामला है, उसके ऊपर भी इतनी कोई प्रोग्रेस इसलिए होती नजर नहीं आ रही कि जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें सिंध के वजीर आला ने ये पॉइंट रेज किया कि जो ज़राअत की जो बुरी हालत होगी है, 0.6% ग्रोथ है, तो ज़राई शोबे के ऊपर जो आमदन के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है आपने, ये आप IMF से बात करें कि आप इसको एक्सटेंड कर दे। अब गवर्नमेंट IMF से बात करती है या नहीं करती, बात करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन इकट्ठा तो सिंध ने करना। अगर सिंध इकट्ठा नहीं करेगा तो क्या इनके पास चॉइसेस हैं? सैलरीड क्लास की हद तक सिर्फ मैं जाते अगर बता दूं कि जो हाईएस्ट इनकम स्लैब्स उसके ऊपर शायद कोई रिलीफ ना आए, लेकिन जो उससे लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स की जो स्लैब्स हैं उसके ऊपर कोई रेट्स में रद्दोबदल आ सकता है। तो हुकूमत एक बड़े टाइट स्पॉट में है। ठीक है, आपने काफ़ी डिटेल बता दिया हर सेक्टर में। आमिर साहब, अब आप हुकूमत की मौशी कारकर्दगी आपके ख्याल में कितनी बेहतर है? इक़्तिसादी सर्वे जो जारी किया गया, और क्या आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि ज़ाहिर है ये अल्फाज का एक गोरख धंधा होता है, लेकिन हमारे जो देखने वाले हैं उनको उनके लिए भी, और ताकि वो इसको अंडरस्टैंड भी कर सके, क्या आप समझते हैं किन चीज़ों में एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा या नहीं? क्योंकि एक बड़ी आम सी बात अब ये है कि जी बजट से बड़ी उम्मीदें होती हैं, आपको पता है, लेकिन अब जो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो ये कि अब इस बजट कोई रिलीफ नहीं है, आम आदमी मजीद महंगाई की चक्की में पिसेगा। आमिर साहब, दुआ पहले भी हम बात कर चुके, अब बजट सारा साल ही आता है और अब वो नहीं है। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत को देख लें आप, बिजली के रेट्स देख लें, सब चीज़ों को पहले होते थे साल में एक दफा, अब वो नहीं रहा कि जब आप सारा साल चीज़ों में कीमतों में रद्दोबदल करते हैं। लेकिन मैं चूंकि शहबाज ने सारी बात कर दी डिटेल के साथ, मैं इसके ऊपर वो बात करता हूं जो मैंने नतीजा अखज़ किया है चीज़ों का। जी, आप ये देखें कि क्या कहीं पे किसी चैनल ने इस दफ़ा, जैसे बकरा ईद आती है ना, तो प्याज, मिर्च, इन चीज़ों की कीमतें इंतहा पे जाती है। मैंने तो पंजाब का सारा चेक किया, मुझे कहीं पे ये कीमतें बढ़ती भी नहीं नजर आई, बल्कि कंट्रोल नजर आई आखिरी दिन तक। वरना ईद त्यौहार पे ये चीज़ें हमारे दुकानदार सबसे पहले गायब कर देते हैं। बड़े बाज़ारों में भी, जो सस्ते बाज़ार कहलाते हैं, वहाँ तो गवर्नमेंट कोशिश करती है, लेकिन आम मार्केट में भी। अच्छा, फिर यहाँ तज्ज़िया नगार, जब पिछले गवर्नमेंट जब ये इस दफ़ा स्टार्ट हुआ तो बड़े बड़े तज्ज़िया नगारों की राय थी कि जी ये गवर्नमेंट इसलिए नहीं चल सकेगी कि यहाँ पे ये अपने जो अदायगी है कर्ज़ों की वो नहीं कर सकेगी और डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। तो वो भी मामला क्लियर हो गया कि वज़ीर ख़जाना अगर बात कर रहे हैं, हम उसको भी छोड़ के, कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने चाहे मिन्नत तरला किया या कुछ भी किया, अपनी एक गेम तो ऑन की ना, कि सारे लोगों को एतमाद दिलाया कि आप एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, IMF हो, आप जंग में इंडिया को शिकस्त दे चुके, लेकिन उसका जो वर्किंग स्टाइल है दुनिया के अंदर काम करने का, और वो एक बड़ी इकॉनमी की हिस्सा रखता है, उसका प्रेशर है, इसके बावजूद, उनकी पब्लिकली मुखालफत के बावजूद, आप ये दोनों वर्ल्ड बैंक से भी और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी अपने प्रोग्राम लेके आ गए। आगे जब हम चलते हैं, NFC अवार्ड अब जाने हम तब्दील करने जा रहे हैं अगस्त में, जो सबसे बड़ा इस वक्त खर्चे के लिए मसला बना हुआ है कि आबादी की बेस, क्योंकि आबादी बम जो है ना, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है हमारी, कि ये एक्चुअल इशू है कि यहाँ पे खाने के वसाइल कम होते जा रहे हैं और खाने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। हर चीज के अंदर ये इस्तेमाल करने के लिए किसी चीज के, यहाँ एक सख्त पॉलिसी की जरूरत पड़ रही है आने वाले दिनों में, कि जिस तरह हम सारी दुनिया हमारे से बात कर रही है, मैं ये सारे पॉइंट्स चुके मैं साथ साथ बना रहा था, लिख रहा था कि यहाँ पे क्या है। अब आपको देखना यह है कि अगर आप कहते हैं जी IMF नहीं राजी हुआ, फलानी जगह पे राजी नहीं हुआ, कि फर्टिलाइजर पे राजी होता है, नहीं होता, लेकिन क्या IMF इस पे खुश होता है कि आप जितने जजेस हैं उनकी तनख्वाहें 20 लाख बढ़ा दें, ये जो MNA MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, इनकी 20 लाख तनख्वाह बढ़ा दें, 600 गुना बढ़ा दें, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को, इन लोगों को वापस कर देनी चाहिए। मतलब मैं समझता हूं कि ये शर्म की बात है कि आप आम सैलरीड क्लास को तो लगाते हैं टैक्स पे टैक्स और हर चीज पे टैक्स, और ये लल्ले तलल्ले करने के लिए आपके पास तमाम अवेलेबल है और आप 6-6 महीने पीछे से दे रहे हैं, और रोने पे आ जाएंगे कल सुबह जब ये बजट की तकरीर आएगी कि पेंशन का बजट हमें मार रहा है, हम उसको 10% नहीं, हम 7% करेंगे। अरे भाई, ये जब इधर तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ये वाप दे हमें, वजीर आजम भी, वजीर खजाना भी, सारी हुकूमत, आपके सारे बैलेंस करते हुए, लेकिन ये हजम नहीं हो सकता कि आप इतनी बड़ी तनख्वाह बढ़ाएं और मुलाजिम को देते हुए आपकी जान निकले कि जी पता नहीं हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, हमें नहीं बढ़ाने दे रहे। जो खबरें आई, वजाहत भी आई उसकी इन दिनों में ही अभी, कि ये जो 2 मीटर हैं बिजली के, एक तरफ वजाहत की, दूसरी तरफ कहा कि नहीं कानून में मौजूद है। अरे भाई, गरीब को जीने तो दो किसी तरह, स्लैब सिस्टम भी तो आपने ही मारा हुआ है ना लोगों के ऊपर। और दूसरी बात इस सेंस में कि गंदम बेशक पंजाब गवर्नमेंट नहीं ले रही, आप कुछ नहीं कर रहे सरकारी रेट पे, लेकिन क्या
जहां एक पहलू अच्छा यह है कि आम आदमी, गरीब आदमी को आटा रोटी सस्ती मिल रही है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या इस मुल्क में जो किसान है, काश्तकार है, छोटा है या बड़ा है, बड़े को तो ज़ाहिर है कोई बहुत नुकसान नहीं होता, लेकिन छोटे को डीएपी महंगी मिलने से उसकी इनपुट पूरी नहीं होती, तो अगले साल आप क्या करेंगे? ये चीजें हैं जो सूबे और मरकज दोनों में हुकूमत एक है, पंजाब की और मरकज की मैं बात कर रहा हूं, इन्हें बिठा के क्लियर करना चाहिए कि डीएपी आपको फिर बहुत सस्ती देनी चाहिए, ताकि किसान कम से कम अपनी जो इनपुट है वो तो प्रॉपर ले सके और बदले में वो सारा साल खाना खा सके अपने लिए। जो जमींदार मतलब बहुत सारे इलाके हैं जहां सिर्फ गंदम के अलावा आपके पास चारा कोई नहीं है कि आपको ये करना है, एक फसल वहां से लेनी है, इन सब चीजों को देखना होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर वापस वेलकम बैक नाज़रीन। अरशाद अंसारी साहब, अब इक्तिसादी सर्वे जो पेश हुआ, क्या जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक अदाद शुमार है आप समझते हैं, या आप इकनॉमिक सर्वे के अदाद शुमार से आपको लगता है कि ये एक सरप्राइज़ है? मजमूई जायज़ा लिया जाए तो रवा माली साल में किस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि हमारी जो मईशत की कारकर्दगी है उसको कैसे मैयर कर सकते हैं अरशाद अंसारी साहब? हाँ जी, देखें, इक्तिसादी कारकर्दगी के हवाले से जैसे राना साहब ने भी पहले बताया कि यही सवालात वज़ीर ख़जाना से भी होते रहे और वज़ीर ख़जाना ने बड़े ताम्मुल से तमाम सवालात सुने और उन्होंने बहुत सारी जगहों पे इस बात का एतराफ़ भी किया और उन्होंने कहा कि हर चीज़ जो है वो फौरी तौर पे जो है वो ठीक नहीं हो सकती, और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा कि जो इसका जो फेज़ होता है वो 2 से 3 साल वो लेता है। हमने जो इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवाई हैं उसके काफ़ी जो है वो असरात इस साल जो है वो देखने में आए हैं, और उन्होंने भी अपनी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अगर पिछले साल को अगर हम देखें, जब हम आपके साथ इसी तरह जो इकोनॉमिक सर्वे के मौके पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त जो सवालात हो रहे थे तो उस वक्त से अगर आप कंपेयर करें तो आज जो है वो उससे काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक चीज़ हम भी उनसे बार बार कह रहे थे कि ये तमाम अदाद शुमार जो हैं ये ज़मीनी हक़ाइक़ से उस तरह से जो है वो मुताबिकत नहीं रखते। इसमें जो सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि सारा जो फार्मूला है वो तो वही है जो एक अरसे से चला आ रहा है, बास्केट भी वही है, उसमें किसी किस्म की जो है वो चेंज नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते कि इसमें उन्होंने किसी किस्म की फिगर फजिंग की है, अपनी मर्जी के अदाद शुमार बनाए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि पहले गवर्नेंस के इशू रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के इशू रहे हैं, उसकी वजह से हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं था या इतने उसके पास वो नहीं था कि वो आवाम के जो सारे सम्राट हैं इनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट करने के लिए जो है वो कोई उस पर फोकस कर सके। इस मरतबा चूंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रही है तो हुकूमत के पास इतना क्वेश्चन था कि गवर्नेंस के मामलात पे उसने कुछ फोकस किया है। यही वजह है कि जब ईद के मौके पर भी जैसे आमिर इलियास राणा साहब भी ये बात कर रहे थे कि जो अशिया ज़रूरिया है कि उसकी उस तरह से ना तो शार्टेज देखने में आई ना ही प्राइस हाइक हुई है। तो ये हम पहले भी कह रहे हैं कि बजट से हट के भी अगर कोई भी हुकूमत हो, अगर वो गवर्नेंस के इशू को बेहतर कर ले और इंतज़ामी मामलात को अपने बेहतर कर ले तो उससे जो महंगाई का ग्राफ है उसमें कम से कम मेरा अपना ये मानना है कि 10 से 20% उसमें कमी आ सकती है। होल्डिंग एक ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से प्राइस जो है वो हाइक होती है। जब आपकी मशीनरी जो है वो सही से काम कर रही होती है तो वो फिर उनके पास जो है वो ये उज़र या ये जवाब बाकी नहीं रहते, तो उससे डिमांड एंड सप्लाई का जो डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है। तो डेफिनेटली ओवरऑल जो हुकूमत की इक्तिसादी जो कारकर्दगी अगरचे जो मेजर अहदाफ हैं वो हासिल नहीं हो सके, लेकिन पिछले साल की निस्बत जो है वो बेहतर है, लेकिन करने को अभी भी बहुत कुछ है। और इसमें इसी में जो बताया गया है कि जो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी गए हैं यहाँ से वो उनकी तादाद भी जो है वो लाखों में है। सबसे ज्यादा 4 लाख और गालबन 4,000 जो है वो पंजाब से है जो सबसे ज्यादा है। और इसी तरह रेमिटेंसेस की अगर बात करें, देखें तमाम तर पॉलिटिकल जो मामलात थे, जो इश्यूज थे, जो बयानियां गढ़ा जा रहा था कि बाहर से पाकिस्तानी जो है वो अपने पैसे ना भिजवाएं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 2 सालों में 10 अरब डॉलर का जो है वो इजाफा हुआ है। और इस साल जो है वो हम 38 अरब डॉलर का जो है तवक्को कर रहे हैं कि वो बढ़ेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे बढ़ गए हैं, फिर इसी तरह जो हमारी फाइनेंसिंग है वो बेहतर हो गई है। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें पायदार पॉलिसियों को भी जो है वो अपने पायदार बनाना होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसियां जो है वो लानी होंगी। जब तक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसियां नहीं लाएंगे ये तमाम जो इकदामात होंगे ये आर्जी साबित होंगे, और जैसे ही थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी ये वापस उसी मुकाम पे चले जाएंगे, फिर वही सिचुएशन होगी। हर वजीर खजाना ये कहता है कि हमारी कोशिश है ये आखिरी प्रोग्राम होगा, और हम ऐसा मौका भी आया
गालिबन नवाज शरीफ के दौर में कि हम IMF के प्रोग्राम से निकले और IMF को हमने खैरबाद किया और तवक्को ये की जा रही थी और उस वक्त इक़्तिसादी माहिरीन ये कहते थे कि शायद आइंदा हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बन जाएगा, लेकिन वक्त ने देखा कि आपको दोबारा फिर उसी तरह IMF के पास जो है वो जाना पड़ा। तो अभी भी वज़ीर ख़ज़ाना यही कह रहे हैं कि हमें कर्जों के लिए हम तड़प नहीं रहे हैं, हम अपने टर्म्स पे जो है वो कर्जे लेंगे। ये बात उस वक्त दुरुस्त साबित हो सकती है जब हम अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट को इतना बढ़ा लेंगे, FDI को इतना बढ़ा लेंगे, अपना रेवेन्यू कलेक्शन को इतना बढ़ा लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अपने अखराजात को कम करेंगे, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू था आज से चंद साल पहले चले जाएं, ये मैं बार बात रिपीट कर रहा हूं कि ये 1000 अरब के करीब था। फाइनेंस मिनिस्टर से कल भी यही क्वेश्चन होगा, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि आज भी हमने उनसे यही कहा कि आप कहते हैं कि हमें रेवेन्यू बढ़ेगा, कुशन मिलेगा तो हम टैक्स की शरह जो है वो कम कर देंगे। आप किसी सूरत नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने अखराजात को साथ साथ कम नहीं करते कि 1000 अरब यही पब्लिक दे रही थी, आज 12000 अरब दे रही है। GST उस वक्त बढ़ाया था आपने 16% से 17% किया था, यही कह के, और फिर कहा था हम 15% पे ले आएंगे, आज तक नहीं आ सका। फिर 17 से 18% पे ले गए, फिर यही कहा कि जैसे कुशन मिलेगा हम इसको वापस लेंगे, आज तक नहीं हो सका। अब हुकूमत पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया। आप समझते हैं अगर पॉलिसी लॉन्ग टर्म होगी, तसलसल होगा और बेहतरी तभी आएगी, और अगर कुशन है तो फिर टैक्सेस में भी ज़ाहिर रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है ना कि आप इसको किस तरह से किस तरह से गवर्नमेंट कर रही है और ले किस तरह से इसको रही है। इलियास साहब, आपके ख्याल में कितनी मुतासिर कुन मौशी कारकर्दगी रही? देखिए, गवर्नमेंट ने तो साबित किया है कि जो उनकी इक़्तिसादी जो सूरत हाल बेहतर है, चाहे ग्रोथ जो उनका GDP की ग्रोथ थी वो 2.7 रही है, जबकि हदफ जो था 3.6 था, ये था, लेकिन वो हदफ पूरा नहीं हो सका, जिसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह वो जो मुख्तलिफ सर्विसेज सेक्टर वो काम नहीं कर सकते, जबकि IT वगैरह में बूस्ट आया। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें बेहतरी लाने के लिए अपने इक़दाम करें, और सेहत और जो तालीम का शोबा वो कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हायर एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, स्कॉलरशिप देनी चाहिए, ताकि जो नौजवान हैं वो इधर मुल्क में तालीम हासिल करें, बेहतर अंदाज से करें, क्योंकि बाहर जाते हैं, जाके उधर रहते हैं, फिर जाके उधर का हमारा जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो बाहर जाते हैं लोग वो उधर ही रह जाते हैं, फिर जाके फिर वो वापस पाकिस्तान में नहीं आते चाहिए। हालांकि हमें अपने जो चीज़ें हैं, इस तरह जो नौजवान हैं उसको तबके को इधर पाकिस्तान में रखें। देखिए आपके PhD कितने कर रहे हैं, जो MPhil, तो वो ये तमाम चीज़ें देखनी चाहिए कि सोशल साइंटिस्ट कितने हो रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कितने हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, साइंटिस्ट कितने आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस तरफ भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को जो दूसरी तरफ भी रखना है कि हाँ, सबसे बड़ा जो इशू है कि आप देख लें कि अगर गुड गवर्नेंस हो तो तमाम चीज़ें भी अपने ठीक चल सकती हैं, आपकी डिमांड एंड सप्लाई का गैप भी पूरा हो सकता है। देखें आप पंजाब में सफाई की जो सूरत हाल है उसको भी बेहतर कर सकते हैं, तो आप सारी चीज़ों को इसको ला सकते हैं। आप अपने जो पैसे के खर्चात हैं जो उनको सही तरह इस्तेमाल करें, ये नहीं करें कि आपके पैसे जो हैं उसका ज़्यादा हो, और उसको देखें ये ना हो कि आप रेवेन्यू जैसे जनरेशन करनी है तो आप जो होते हैं टैक्स चोरी होता है उसको रोकें, ऐसे लोगों को लाएं, उधर गवर्नेंस का सिस्टम FBR में लेके, ताकि जिन सेक्टर्स में आपका रेवेन्यू नहीं कलेक्ट हो रहा या नेग्लेक्टेड एरिया टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स में लाएं। तो प्रोविंशियल देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अगरचे कहते हैं कि NFC अवार्ड से भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन प्रोविंस अपने पैसे रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहे हैं और इसमें बेहतरी ला रहे हैं। तो अगर ये फेडरल सेक्टर पर जो एक है अगर टैक्स है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, इसको अगर रोकें, अगर इसको लेके आए तो मुल्क को कुछ जाने की जरूरत नहीं है। देखें आपकी रिमिटेंस भी आ रही हैं, रिमिटेंस से भी आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी जब, तो इस तरह चीज़ें सारी लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को एक देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन वगैरह का जो है ना रेशो, तो उसको बास्केट के मुताबिक करे। गवर्नमेंट इसको इन्फ्लेशन को कह रही है कि कम हो गई है, 22% से सिंगल डिजिट पर आ गई है। तो इसमें देखें जो तनख्वाहदार तबका है, जो पेंशनर है, जिन्होंने मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दिए हैं, जो तनख्वाहदार तबका, उनको भी बढ़ाना चाहिए। उनकी ये नहीं है 5 से 7% कर दें, उनका रखें, क्योंकि आपने अगर MPs MNAs की तनख्वाह बढ़ सकती है, सेनेटर्स की बढ़ सकती है, तो इन लोगों की क्यों नहीं बढ़ सकती? तो इन लोगों की भी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ाएंगे तो फिर देखें। क्योंकि आज ना एक्चुअली टाइम हमारे पास ऑन एयर काफी कम है, तो क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब, इक्तिसादी सर्वे जो जारी हुआ, एक तो उस पर कमेंट कर दीजिएगा, आप इसको किस तरह से लेते हैं, और दूसरा ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, फिर जो गवर्नमेंट दावा कर रही है हुकूमत, फिर अगर महंगाई कम हुई तो महंगाई कम होने के बावजूद पाकिस्तान में गुर्बत कैसे बढ़ गई? अच्छा दुआ, सबसे पहले तो आमिर साहब ने जिक्र किया कि कीमतें जो है इस ईद के ऊपर जो है वो कंट्रोल में रही हैं। तो अगर पंजाब में कंट्रोल में रही हैं तो मेरे ख्याल में ये पंजाब की गवर्नमेंट को जो है उसको क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ सिंध में, मैं स्पेशली कराची की बात कर रहा हूँ, कि कराची में जो टमाटर जो था ईद से पहले 60 रुपए किलो था, आज वो 200 रुपए किलो है। तो इस एक चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी ग्रीन ग्रोसरी का क्या हाल होगा, कि किस तरह से यहाँ पे यानी 2 गुना क्या 3-4 गुना कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। तो वो सूरत हाल तो यहाँ कराची में ये थी। जहाँ तक इक्तिसादी सर्वे का सवाल है, देखें, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक सिस्टर पब्लिकेशन में अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई है या जो स्टेबलाइजेशन हुई है वो एक मिनी मिरेकल है, और नो डाउट ये एक मिनी मिरेकल है। अगर हम चले जाएं 2022 और 23 पे, तो वहाँ से अगर उठा के देखें तो ये, इसमें कोई शक नहीं है कि एक मोजज़ा है कि किस तरह से आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% से आके 11% पे आता है। आपकी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो महंगाई बढ़ने की शरह है वो 29% से आपकी जो है वो 4-4.5% पे आ रही है। आप डिफ़ॉल्ट के दाने पे हैं कि आपके पास 3 हफ्तों की इंपोर्ट के लिए आपके पास ज़र मुबादला नहीं है, और फिर जो है आज आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कहाँ पे खड़े हैं, करेंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में है। तो ये चीज़ें, इनको देखा जाए तो ये, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक मिरेकल है। लेकिन अब 2 साल यानी 2022 और 23 है, उससे थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो आप 2020 और 21 में देखें, आपकी जो GDP ग्रोथ थी वो तकरीबन 5% से ऊपर थी। फिर जो 21 और 22 है उसमें आप 6% से ऊपर थे, और उसके बाद जब रिजीम चेंज होती है, नई एक जो PDM की गवर्नमेंट आती है, तो आप GDP ग्रोथ आपका नेगेटिव में चला जाता है। उसके बाद जो है ये 2 साल पिछले, यानी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यही गवर्नमेंट यानी PDM की गवर्नमेंट की एक्सटेंशन है यही गवर्नमेंट, कि इन्होंने पिछले 3 साल से मुसलसल जो GDP ग्रोथ का टारगेट है वो मिस कर रहे हैं। यानी आप 2022-23 में आप जो है वो नेगेटिव में थे, 2023-24 में आपने 3.5 रखा, आप 2.4 पे आए, अब आपने 3.6 रखा और 2.7 पे अभी कह रहे हैं। लेकिन जो पिछले 3 आपके क्वार्टर्स हैं उनको देखा जाए तो ये भी होता नजर नहीं आता। अच्छा, ये यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक बात की कि हम बूम और बस्ट के साइकिल की तरफ नहीं जाना चाहते। यही PTI की गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट जहां पे मैं जिक्र कर रहा हूं कि 5 और 6% की आपकी ग्रोथ रेट थी, वो यही था कि इकोनॉमी हीट अप हुई और आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो तेजी से डिप्लीट हुए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी हम, और ये बारहा मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन वो ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे, वो इकोनॉमी को हीट अप नहीं होने देंगे, ताकि बैक टू पिविलियन ना हो जाए कि सारे फिगर्स वहां पे चले जाएं। यहाँ पे एक और मैं जो बात करना चाहूंगा दुआ, कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मेरे ख्याल में बड़ेपन का उन्होंने मुजाहरा किया। जो इन्फ्लेशन आपकी सक्सेस स्टोरी है, उसी तरह आपकी जो रेमिटेंसेज हैं वो आपकी सक्सेस स्टोरी है। और उसमें उन्होंने बिलखुसूस बात की है रोशन डिजिटल अकाउंट की, जो कि इमरान खान साहब के दौर में शुरू किया गया था। वहां पे $10 अरब जो है उसके थ्रू आया है। यानी जो इरशाद साहब ने बात की कि $38 अरब इस दफा जो है वो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। तो जब तक आपकी GDP ग्रो नहीं करेगी, देखें आम आवाम के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। GDP ग्रो करेगी, आपकी जो है वो इंडस्ट्री तरक्की करेगी, हम कल डिटेल में भी बात करेंगे, लोगों की आमदनी ज्यादा होगी। अब मैं जरा आमिर नवीद का भी कमेंट ले लूं, चूंकि आप इस सेक्टर में काम भी करते हैं, बीट है आपकी। आमिर नवीद, ये एनर्जी के हवाले से कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है? वक्त कम है, क्विकली बता दीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बिजली की कीमतें आए दिन बढ़ती हैं, पेट्रोल बढ़ता है तो गैस की कीमतों में भी इजाफा होता है। तो आपको लगता है कि इस बार पेट्रोलियम पर कार्बन लेवी लगाने की जो तजवीज आई है, बजट में एनर्जी के जराए कितने महंगे हो सकते हैं?
जी बिल्कुल दुआ। एक तो ये है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर पाकिस्तान के सारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और तमाम पैनलिस्ट जो है उन्होंने इस पे बात भी किया है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो उसमें पावर सेक्टर को हम नहीं कह सकते, हम एनर्जी सेक्टर जो है उसे खास तौर पर फोकस करना पड़ेगा। इस वक्त जो एनर्जी प्राइसेस हैं जिसमें हम बिजली के फी यूनिट की बात कर सकते हैं वो 45 से 46 रुपए इंडस्ट्रियल यूनिट है और इसी तरह 50 रुपए के लिए कमर्शियल है और डोमेस्टिक यूनिट है 200 यूनिट तक वाले जो उनके 15 रुपए है और फिर वो डोमेस्टिक यूनिट मुख्तलिफ स्लैब में 45 रुपीज तक जाता है। पिछले साल जो है या 7 माह पहले तक ये 8 रुपए कीमत इसकी ज्यादा थी, 56 रुपए तक था एवरेज प्राइस। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि जब तक ये यूनिट प्राइस जो है इसमें मजीद 20 से 30% कमी नहीं होती उस वक्त इकोनॉमिक जो है एक्टिविटी उस तरह नहीं हो सकेगी जिस तरह जो है सनतकार तवक्को कर रहे हैं। जहां तक आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की बात कर रही हैं या फ्यूल प्राइस की बात करें, अब इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस तो हमें नीचे आती हुई नजर आ रही हैं और अगले से 2 से 3 माह में बिजली कीमतों में कमी होगी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि पावर सेक्टर में एक बड़ा शेयर सोलर का आ गया। इस वक्त तमाम डिस्कोज की जो सेल है वो 20 से 22% डिक्रीज हो गई है। इस वक्त डिस्कोज के जहां पे कंज्यूमर का अपनी जगह पे महंगी बिजली का इशू है, डिस्कोज को भी ये प्रॉब्लम है कि जो जनरेशन उसे मिल रही है तमाम डिस्कोज को एनपीसीसी से सरप्लस कोटा मिल रहा है कि उसे सेल किस तरह किया जाए। मतलब कि जो डिस्को पिछले साल 5000 मेगावाट बेच रही थी आमिर साहब आपको कमेंट आ गया चूंकि वक्त वापस खत्म हो गया। जी तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।